नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि 2 कोरोना की लहरों से निपटने के बाद में सबसे बड़ा सवाल जो था वो था बच्चों के भविष्य का। जी हां, 10वीं और 11वीं के बच्चों के रिजल्ट की तो बात कर ली गई थी, लेकिन 12वीं बोर्ड के बच्चों के भविष्य का क्या कुछ फॉर्मूला होना था, कोर्ट ने सरकार से पूछा था। तो आज सरकार ने कोर्ट को यह फॉर्मूला बता दिया है। तो वही आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीएसई ने बताया कि 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। सीबीएसई ने कहा, जो बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए बाद में अलग से व्यवस्था की जाएगी। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा और इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने कहा कि परिणाम समिति ने परीक्षा की विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज पर यह फैसला किया है। स्कूलों की नीति प्री बोर्ड में ज्यादा अंक देने की है। ऐसे में सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से प्रत्येक के लिए परिणाम समिति गठित होगी। स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में कार्य करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूल ने अंकों को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया है। यह कमेटी छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को आंकेगी। तो आपको बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया नतीजे जारी करने का फॉर्मूला। 10वीं 11वीं के नंबरों से तय होगा अब सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। तो वहीं 12वीं के मूल्यांकन पर सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी दिल्ली से संवाददाता गौरव शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके। गौरव, जानना चाहेंगे कि इतने दिनों से जो पसोपेश चल रही थी 12वीं के विद्यार्थियों का रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में 12वीं का एग्जाम और 12वीं का बोर्ड एग्जाम, क्योंकि उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उसके भविष्य की नींव पड़ती है और इस नींव को मजबूत बनाने का फॉर्मूला अब सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया है। क्या कुछ अपडेट है गौरव आपके पास? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि सीबीएसई ने जिस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट किया है आज सुप्रीम कोर्ट में, वो 10वीं से 12वीं तक की परीक्षा के संबंध में है। और परीक्षा का जो हम स्तर देखते हैं, 10वीं परीक्षा का, 11वीं परीक्षा का और 12वीं परीक्षा का, इन तीनों विषयों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात समिति ने रखी है। समिति ने 12वीं परीक्षा के बारे में जो सुझाव दिए हैं, उन सुझावों में उन्होंने 10वीं और 11वीं के रिजल्ट को जो पूर्व में छात्रों ने प्राप्त किया है उस आधार पर अंक देने की योजना बनाई है। इसके अलावा जो 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, उनको भी उन्होंने महत्वता दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते केंद्र ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कही है कि जो 12वीं पास आउट विद्यार्थी होते हैं उनको फर्दर एजुकेशन के लिए फौरन भी जाना पड़ता है और आगे भी उसको अपनी मार्कशीट और अपने अंक दिखाने होते हैं। तो इसलिए उस तरीके को देखकर, उस बात को देखकर जो है उन्होंने एक सुझाव देने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं छात्रों को भी इसका लाभ मिले और जो आगे जो भविष्य में 3 साल बाद, 4 साल बाद जब अन्य परीक्षा के परिणाम आए तो छात्रों को अपने मन में इसको सोचना नहीं पड़े कि हमने उस समय परीक्षा दी थी तो हमारी जो परीक्षा है और वर्तमान में जो परीक्षा दी जा रही है इसमें कोई अंतर है, इसके मूल्यांकन में अंतर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को ज्यादा समझते हुए ये कहा है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा जो चिंतित है वो छात्र हैं, उनकी बातों को सुना जाए, समझा जाए कि वो किस तरीके से इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं। केंद्र ने अपना सुझाव दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अभी हम इसको फाइनलाइज नहीं कर रहे और केंद्र ने भी इसके लिए समय मांगा है, 2 दिन का समय मांगा है। सोमवार को सुनवाई होती है, उससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस बात की तरह सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। सबसे पहले हमको छात्रों का हित ध्यान में रखना है, वही सर्वोपरि है। जी उमंग। बिल्कुल गौरव, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड को लेकर ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। 10वीं और 11वीं से 30-30% मार्क्स लिए जाएंगे, तो वहीं 12वीं के प्री बोर्ड से 40% लिए जाएंगे और इसी के आधार पर 12वीं के फाइनल रिजल्ट तैयार किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी समस्या यहाँ पर देखी जाती है कि अगर हम अमूमन बात करें 10वीं और 12वीं के जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो प्री बोर्ड्स हैं,
उसमें अक्सर ये देखा गया है कि जो स्कूल प्रशासन की तरफ से बच्चों को थोड़ी सी रियायत दे दी जाती है, तो ऐसे में किस प्रकार से ये डिफरेंशिएट करेंगे गौरव? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि यह बात कोर्ट ने भी पूछी थी और सुझाव समिति की तरफ भी रखी गई है। और कोर्ट ने ये सुझाव समिति ने ये भी बात कही है कि जो 10वीं 11वीं में मूल्यांकन स्कूल स्तर पे जो मूल्यांकन होता है उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन होता है, जिससे कि छात्रों का जो सर्वोपरि रिजल्ट है वो सामने नहीं आ पाता है। तो यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि कई जो निजी स्कूल है और जहां पर बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं वहां पर ये होता है कि बच्चों को ढिलाई के तहत भी कई बच्चे आए विद्यालय में अटेंड करे ना करे, और विद्यालय अपने रिजल्ट को सुधारने के लिए उन बच्चों को अधिक अंक देकर आगे प्रेषित कर देता है। तो यहाँ पर जो सुझाव समिति के द्वारा 5 अंक विषय के अनुसार देने का जो सुझाव दिया गया है वो इसी कड़ी में दिया गया है। और ये जो है यह रिजल्ट की एक कमजोर कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ छात्र होते हैं वो एक मतलब पॉइंट और माइनस अंक मतलब पहुंचने के लिए भी वो बड़ी मेहनत करते हैं, और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स का रिजल्ट हम देखते हैं कि वो पॉइंट से कभी पीछे रह जाते कभी आगे रह जाते हैं। तो जो बच्चों के अंदर 100% रिजल्ट लेने वाले जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा चिंताजनक समय है, क्योंकि उन्होंने पूरे साल भर ऑनलाइन पढ़ाई की है और मतलब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अध्ययन को पूरा समय दिया है। ऐसे में कहीं अगर कोई लचीलापन रिजल्ट में आता है तो उनके जो उत्साह को कम करने वाला होगा और उनके लिए आशा अनुरूप परिणाम नहीं होगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अभी केंद्र अपना जो फाइनल जो अभी समिति जो सुझाव समिति के कोर्ट के सामने सुझाव रखा है वो अभी फाइनलाइज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अभी सहमति व्यक्त नहीं की है। तो ये सिर्फ एक अभी आशंकाएं हैं, जिन आशंकाओं पे कोर्ट को ऐतराज है उन आशंकाओं को गौर करते हुए जो है केंद्र अपनी बात को सुधारते हुए सोमवार को इस बात पे रखेगी कि किस तरीके से छात्रों के हित को सर्वोपरि मानते हुए रिजल्ट को सुधारा जा सकता है, रिजल्ट पेश किया जा सकता है। जी उमंग। बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर आप बने रहिए हमारे साथ श्वेता तिवारी जी भी जुड़ चुकी हैं, शिक्षाविद हैं। श्वेता जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी बहुत बहुत नमस्कार जी श्वेता जी, 10वीं 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड के वेटेज को देखते हुए अब 12वीं के बच्चों का रिजल्ट तय किया जाएगा। सीबीएसई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया गया है, कैसे देखती हैं आप इसको? जी देखिए, इसमें कोई बिल्कुल भी इसमें कहना गलत नहीं होगा कि पिछले सत्र से लेकर अभी तक भी बच्चे भ्रमित हुए हैं अपनी शिक्षा को लेकर के, और अभी भी आज भी इस टाइम पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वो मुझे संतोषजनक दिखती नहीं नजर आ रही है कहीं से भी। क्योंकि आप देखिए, पिछले साल बच्चा पूरे साल स्कूल नहीं आया, उसने फिजिकल एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, या कहिए कि अच्छे से वो जो इंटरनल एक्टिविटी जिसके बेसिस पे आप नंबर भी तय करते हैं वो भी कुछ नहीं हो पाया। तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे का मनोबल तो गिरा ही है। उसमें घर से उन्होंने पढ़ाई करी है, इंटरनल असेसमेंट जो होते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया। अब चूंकि मार्क्स जो है वो इसी बेसिस पे दिए जाएंगे, प्री बोर्ड पे बेसिस पे दिए जा रहे हैं, जहाँ पे 10th 11th 12th तीनों को आप वो इंक्लूड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बच्चा 10th से 12th तक के बीच में काफी ग्रो कर जाता है अगर वो अच्छे से मेहनत करता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि 10th को इसमें इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए, 11th और 12th के बेसिस पे मार्क्स दिए जाने चाहिए। जिसमें प्री बोर्ड की जो अभी सर ने बात बोली थी वो कहीं ना कहीं सत्य है ही, क्योंकि एक अभिभावक को संतुष्ट करना, उसके मन में ये रहता है 12th का रिजल्ट अपने आप में एक केंद्रीय बिंदु होता है, जिसमें अभिभावक को ये सेटिस्फाई करना कि उसके मार्क्स बच्चे के सेटिस्फाइड हम लोगों ने दिए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, जहाँ पे एक नंबर से परसेंटेज चेंज हो जाती है। जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे होते हैं वो अपने आप को बहुत आगे तक लेके जाते हैं, और आधे नंबर से या 1 नंबर से उनका पूरा सिस्टम बदल जाता है। तो वही इस चीज पे बच्चों को संतोष ठहराना उनके मन में एक बहुत बड़ा ये एक कहिए स्कूल्स के लिए भी टास्क होगा। बच्चे को उस लेवल पर ले जाना, उस लेवल पर उसको संतुष्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होगा। बिल्कुल श्वेता जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि 10वीं को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 10th क्लास में बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उसके बाद में वो अपनी फील्ड चूज करते हैं कि उसे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, उसे साइंस लेना है, उसे आर्ट्स लेना है, उसे कॉमर्स लेना है, वो 11th में उसको चूज करते हैं। लेकिन अगर हम 10th में हम बात करें तो साइंस एक पूरा होल उसमें वो
सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर उसका फिजिक्स भी शामिल है, केमिस्ट्री भी शामिल है, बायोलॉजी भी शामिल है। तो वही अगर सोशल स्टडीज की बात करें तो उसमें सोशियोलॉजी भी शामिल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, पॉलिटिकल साइंस भी शामिल है। मैथ्स चलिए एक बार को मान सकते हैं, मैथ्स अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इंग्लिश, हिंदी और कई जगह कई और सब्जेक्ट भी 10th क्लास में कई स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। तो ऐसे में 10th को शामिल करना, बिल्कुल आपकी बात भी सही है, कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें देखिए आप 10th में अगर मैं बात करूं कि 10th में जो कंसेप्ट हमारे बेस होते हैं, उसके बाद जब हम 11th 12th में आते हैं तो उन्हीं बेसिस को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, जिसका जो इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स की मैं बात करूं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट रहा है तो वो उसमें आगे ग्रो करता है। लेकिन उसके भी बेसिस पे आप 30% मार्क्स उस पर जज कर रहे हैं, या किसी बच्चे ने बाय चॉइस ही कहिए या पेरेंट्स की चॉइस से अगर कोई सब्जेक्ट लिया है और वो उसमें पढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें आगे तो ग्रो करेगा ही, ना कि वो 10th के मार्क्स पे ही रह जाएगा, क्योंकि 10th अपना बेस माना जाता है और बेस के लेवल पे आप सिर्फ उसे जज करेंगे 30% मार्क्स से भी बहुत परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है। और चूंकि ये 12th का रिजल्ट है, तो इसमें जिस बच्चे ने 10th से लेकर के 12th में ग्रो किया है और वहां उसके 10th में मार्क्स कम है, जिसकी बजाय उसको 30% मार्क्स उस बिहाफ पर मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ भी गलत हो जाएगा। जो बच्चे ग्रोइंग फेज में है, जिन्होंने मेहनत की है पूरे साल भर, तो वो कहीं ना कहीं मार्क्स पे वो पीछे रह ही जाएगा। तो ये क्राइटेरिया 10th वाला नहीं होकर के 11th और 12th बेसिस पे, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के बेसिस पे हम जज करते या उस पे कोई क्राइटेरिया निकालें, दैट वुड बी ओके फॉर द स्टूडेंट इन माय सजेशन। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं ये बात भी अब ध्यान देने वाली होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे स्वीकृति नहीं दी। अब सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, क्या कुछ फैसला लेता है उसी पर सब कुछ आधारित होगा। खैर, बने रहिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता रागिनी पांडे भी जुड़ चुकी है। रागिनी, जानना चाहेंगे, आज सीबीएसई ने एक फॉर्मूला सुझाया है सुप्रीम कोर्ट को कि 12वीं का रिजल्ट कैसे तय किया जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इसी के आधार पर उन्होंने 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड के रिजल्ट को 12वीं के फाइनल रिजल्ट के आधार पर बनाया जाएगा, ये पेश किया है और इसके नतीजे 31 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। जिसमें सीबीआई ने कहा है कि 10वीं और 5 विषय में 3 विषय से सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं और 5 विषय के एवरेज लिया जाएगा। 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर को 30%, 11वीं के नंबर को 30% और 12वीं के नंबर को 40% के आधार पर नतीजे दिए जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे सुनवाई पूरी तरह से नहीं की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सोमवार को सुनवाई करेगी, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि इस फॉर्मूले से विद्यार्थी नहीं संतुष्ट है तो स्थिति सामान्य होने पर वो परीक्षा में दोबारा बैठ सकते हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि यदि अगर स्टूडेंट इन सबसे नहीं संतुष्ट होते तो दोबारा एग्जाम में बैठे। और साथ ही सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि जो बच्चे 10वीं और 11वीं या आप ये कह लीजिए 12वीं के एग्जाम में बैठते हैं, प्री बोर्ड में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल ये टूटेगा। जो बच्चे बहुत ज्यादा ही अपने स्टडी को लेकर टॉपर होते हैं और उनको इसके आधार पे अगर हम नंबर देते हैं तो ये बहुत ही गलत होगा। बिल्कुल रागिनी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, बने रहिए हमारे साथ। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। कई बच्चों की भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है, हमने भी कई लोगों से बात करने की कोशिश करी है, तो बच्चों का भी साफ तौर पर यही कहना है जो अभी हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन कई बच्चों ने ये कहा है कि ठीक है, आप 10वीं के मार्क्स की वेटेज आप देख लीजिए, लेकिन 11वीं की जो वेटेज 30% कही गई है उसे और आप कम कर सकते हैं, क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे हैं कि 12वीं की तैयारी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा लक्ष्य होता है कि 12वीं के बाद हमें क्या करना है। हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, हमें मेडिकल की तैयारी करनी है, हमें कह सकते हैं यूपीएससी, आरपीएससी या सरकारी नौकरियों की तैयारी करनी है, आर्मी की तैयारी करनी है। तो उस हिसाब से हम हमारी तैयारी 11वीं से ही शुरू कर देते हैं, इसलिए 11वीं में ज़्यादा ध्यान हम देते नहीं है। कई बच्चों का ऐसा कहना है। तो उनके अनुसार 11वीं की जो वेटेज 30% तय की गई है उसे कम करना चाहिए था और 12वीं की वेटेज वो बढ़ा सकते थे प्री बोर्ड की। क्या कहना चाहेंगे गौरव?
उमंग मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात, भारत में ज्यादातर विद्यार्थी 10वीं बाद ही सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, और 80% बच्चे अपनी स्कूल को मूव करते हैं, मतलब स्कूल या तो छोड़ते हैं या दूसरी स्कूल में जाते हैं या कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उसके बाद ही उनका टारगेट फिक्स होता है कि उनको आगे करना क्या होता है। ऐसे में 10वीं को जोड़कर परीक्षा परिणाम देना या सोचना एक तरीके से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि 10th तक बच्चे का वो लेवल मनोवैज्ञानिक रूप से भी वो उसका लेवल नहीं बढ़ पाता है कि वो कि क्या सोच के साथ पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद जब उसका थोड़ा सा लेवल चेंज होता है, 11वीं 12वीं में जाता है, तो वह सोचता है, अपना टारगेट बनाता है। और कई बहुत सारी बार हमने देखा है कि बच्चों ने जो 10वीं का अंक है उससे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने 12th में दिया है। बच्चे 3rd डिवीजन पास होने वाले भी जो है 1st डिवीजन में आए हैं। तो ये जो स्थिति है ये तर्कसंगत नहीं है कि आप 10वीं को भी इंक्लूड करें रिजल्ट में। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 12th के लिए स्पेशल बच्चे देखते हैं कि भारत में अनेकों जगह आते हैं, दिल्ली आते हैं, कोटा जाते हैं, अलग अलग तरह से वो पढ़ाई के लिए जाते हैं, स्पेशली 12th के लिए ही जाते हैं, और काफी माता पिता इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो बच्चों का टारगेट 12th क्लास है, उसके लिए वो 11th से ही लग जाते हैं और रात दिन पढ़ाई करते हैं। जो अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए ये तर्कसंगत सुझाव नहीं है, और एवरेज स्टूडेंट्स इसमें कहीं ना कहीं संतुष्ट हो सकते हैं। कम पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए ये राहत वाली खबर है। विपरीत परिस्थितियों में जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए थोड़ा हो सकता है कि वो ये लगे कि हाँ ठीक है, हम पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर हम सर्वश्रेष्ठ परिणाम के बारे में सोचें तो वो इस सुझाव समिति के द्वारा नहीं झलक रहा। जी उमंग, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा गौरव। खैर श्वेता जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी कई बच्चों से भी बातचीत हमारी लगातार हो रही है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली ये है कि जो कहा गया है कि 10वीं में सबसे 3 जिन विषयों में बेहतर अंक आएंगे उनका 30% लिया जाएगा। अब सबसे 3 वो विषय कोई से भी हो सकते हैं, वो हिंदी भी हो सकता है, वो इंग्लिश भी हो सकता है, वो सोशल स्टडीज भी हो सकता है, या कोई भी अन्य हो सकता है। अब ऐसे में मान लीजिए, अगर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें कि हिंदी और इंग्लिश में अमूमन सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन 11th में या 12th में अगर वो विषय उन्होंने नहीं लिए तो फिर उनका औचित्य क्या रह जाएगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मेरी बात, मैं जब जिस बात को मैंने आपसे पहले कहा था कि 10th इंक्लूड करना ही इसमें कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, और मुझे नहीं लगता इसमें विद्यार्थी खुश भी होंगे। दूसरा, अभी सर ने एक जो बात बोली थी कि जो बच्चा है वो 11th में से आके 12th में ज्यादा फोकस हो जाता है, तो जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है उस क्राइटेरिया को 12th वाले क्राइटेरिया को थोड़ा बढ़ा के पीछे वाली क्लासेस का क्राइटेरिया थोड़ा कम हो, तब भी हम एक, मुझे लगता है, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में आ सकते हैं। और फिर अगर सीबीएसई ने ये वाली बात जो बोली है, ये बच्चों में एक तरह से उन्होंने झलक जगाई है कि अगर बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, स्थिति सामान्य होने पर वो एग्जाम दे सकेगा, तो मुझे लगता है ये तो, इसमें तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। इसका कोई पैरामीटर ही नहीं है कि स्थिति कब सामान्य होंगी, कोरोना मुक्त हम कब होंगे, वैक्सीनेशन कब मिलेगा, ये स्थितियां का इसका तो कोई पैरामीटर है ही नहीं। अभी बात ये सिंपल सी ये आ जाती है कि जब हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की, क्योंकि अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है क्राइटेरिया, तो मुझे लगता है अगर इस चीज पे आप बच्चों का सुझाव लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे यही कहेंगे कि हमें 12th के जो मार्क्स, जो प्री बोर्ड के आधार पे जो हमें मार्क्स दिए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आप हमारा रिजल्ट निकालें। आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा और उसमें ज्यादा बच्चे सेटिस्फाई भी होंगे, क्योंकि 12th का बच्चा जब सीधे जब वो 10th 11th पास करके 12th में आता है तो बहुत ज्यादा फोकस वो तब होता है अपनी स्टडी को लेकर के कि हाँ उसे इस साल स्कोर करना है। इसके स्कूल का भी लास्ट जिस बोलते हैं स्टैंडर्ड है वो, और लास्ट से उसका एक पड़ाव होता है, तो उसमें ज्यादा फोकस होता है, बच्चे उसमें ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको अगर बढ़ा के 40% को बढ़ा के अगर वो 60 या 70 करें और बाकी की क्लासेस को कम वेटेज दें, तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा श्वेता जी। खैर अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अंतिम फैसला इस बारे में देता है या कुछ और सुझाव वो सीबीएसई आईसीएसई को देता है। रागिनी, आपके पास आना चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। जाहिर सी बात है अभी जितनी भी बातें डिस्कस हुई हैं कि 12th के प्री बोर्ड को और 11th को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा कई बच्चों का भी कहना है, और कई बच्चे कहते हैं कि आप 11th का वेटेज कम रखिए, 10th का और 12th का आप ज़्यादा रखिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रागिनी देखने वाली है कि जो भी, अगर मान लीजिए यही फॉर्मूला तय माना जाता है और इसी फॉर्मूले के तहत रिजल्ट दिए जाते हैं,
तो अब आगे जाके जो इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन होंगे उनके लिए जो क्राइटेरिया होगा, क्या आपको नहीं लगता कि अब उसमें भी फिर बदलाव किया जाएगा? अब वो बदलाव कब तक होगा, किस प्रकार से होगा, वो भी एक फिर लंबा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। और ऐसे में कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने 1 साल से पिछड़ जाएगा। क्या कहना चाहेंगी रागिनी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब कोई भी बच्चा स्टडी करता है तो क्लास 10th जो होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो 12th होता है वो इम्पोर्टेंट होता है बहुत, क्योंकि उसी के बाद 10th के बाद वो सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि किस सब्जेक्ट में उनको जाना है और क्या लेके पढ़ना है आगे। और 12th के बाद वो डिसाइड करते हैं कि आगे की पढ़ाई वो कहाँ करेंगे और किस लाइन में जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये चीजें जो 11वीं क्लास को लिया जा रहा है प्री बोर्ड में और 10वीं के आधार पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि विद्यार्थियों के विषय पर भी विचार किया जाए, और 12 के बाद ही बच्चे एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। कोई अपने मेडिकल के लाइन में जाता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर के लाइन में जाता है, तो बच्चे 12वीं के बाद डिसाइड करते हैं। तो क्या ये सही होगा कि 30% और 30% पे आप 40% के मार्जिन पे आप बच्चों के डिसाइड करें? क्योंकि जब एक कैटेगरी होती है बच्चों की कि जैसे बच्चे जब पढ़ते हैं तो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन भी दिया जाता है, जिसमें कि अच्छे बच्चे होते हैं और जो थोड़े कमजोर होते हैं, उस तरह के बच्चे होते हैं। लेकिन आजकल का जो कैटेगरी है कि बच्चे ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, और सबसे बड़ा उनका जो मोटिव होता है कि वो सेटल हो जाए किसी अच्छी जॉब में या किसी अच्छी चीजों में। तो इसको लेके तो आगे जो भी माँ बाप बच्चों पे एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा कि बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वो किस लाइन में जाएं, या उनका जो परसेंटेज है अगर वो कम आया और बच्चा अगर टॉपर है, बिल्कुल रागिनी, बिल्कुल सही कहा आपने। उनको कम मार्क्स दिए गए तो उसकी तो पूरी लाइफ का ये सवाल हो जाता है, क्योंकि स्थितियां तो अभी सुधरने के लायक भी नहीं है कि कब कोविड खत्म होगा और कब बच्चों के एग्जाम होंगे। जी बिल्कुल रागिनी, आपने बिल्कुल सही कहा। खैर अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कुछ निर्णय लेती है और बच्चों के भविष्य को देखते हुए क्या कुछ सुझाव वापस सीबीएसई को, आईसीएसई को देती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए रागिनी आपका, श्वेता जी आपका, गौरव आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात यह है कि सीबीएसई और आईसीएसई ने एक फॉर्मूला तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है कि इस प्रकार से हम 12वीं के नतीजे हम घोषित कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होना है कि वो क्या कुछ बच्चों के भविष्य को देखते हुए सुझाव या फिर फैसला सुनाती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।